नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एपेक्स ग्रुप पे आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत ही जोश के साथ यहाँ पे क्लास स्टार्ट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी, यहाँ पे आपको डेली मॉडल पेपर करवाए जाते हैं। 30 प्रश्न 30 चैप्टर से डेली आपको 30 क्वेश्चन करवाए जाते हैं 30 चैप्टर से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। आपका पहला क्वेश्चन है, छोटा जादूगर किस लेखक की कृति है? छोटा जादूगर किस लेखक की कृति है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी हरिवंश राय बच्चन, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी जयशंकर प्रसाद। आपसे एग्जाम में पूछता है कि छायावाद के जनक कौन है? छायावाद के जनक कौन है? छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, कामायनी किसकी प्रमुख रचना है? कामायनी किसकी प्रमुख रचना है? तो यहाँ पे भी आपको जयशंकर प्रसाद लगाना है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारे आधुनिक हिंदी के कौन जनक हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आधुनिक हिंदी के जनक कौन हैं? आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, हिंदी के जनक हैं। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बनता है, हरिवंश राय बच्चन। आपको जो मैंने बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन में मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको नोट करते जाइएगा। हरिवंश राय बच्चन, जहाँ पे मधुबाला, मधुशाला, ये सब मधु लगा है, जिस शब्द में आगे मधु लगा है वो सारी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है राष्ट्र कवि। हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, राष्ट्र कवि हैं हमारे हिंदी के। फिलहाल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। इनकी झरना, आंसू, कामायनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिलहाल हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, 6, 4, 5। बताइए, उत्तर करिए, शीघ्र उत्तर करिए आप लोग। हमारा यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ए। कर्म के आधार पे हमारे जो हैं क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सकर्मक क्रिया होती है, एक सकर्मक क्रिया होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है। दूसरा क्या होता है? अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में मैं आपको बता दूं। अकर्मक मीन्स क्या होता? आमिष नहीं, कर्म मतलब कर्म। जहाँ पे कर्म ना हो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। जैसे पानी बरस रहा है वहाँ पे कोई वर्क हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए वह अकर्मक क्रिया होगा। सकर्मक क्रिया जहाँ पे वर्क हो। सकर्मक मतलब जहाँ पे कार्य हो। मैं अपने भाई को पीट रहा हूँ, मेरा भाई रो रहा है, पीटने के बाद मेरा भाई रो रहा है, मतलब मैं पीट रहा हूँ तो वहाँ पे कार्य हो रहा है, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए कि 2 होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद, सकर्मक एवं अकर्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, या का उच्चारण स्थान है? मैंने आपको बताया था उच्चारण स्थान में कि का वर्ग जो होता है कंठ से बोला जाता है। का वर्ग कंठ से बोला जाता है और चा वर्ग जो होता है वो तालु से बोला जाता है। और टा वर्ग मूर्धा से बोला जाता है। टा वर्ग किससे बोला जाता है? मूर्धा से। ता वर्ग जो होता है दंत से बोला जाता है। और पा वर्ग जो होता है वो ओष्ठ से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। ओष्ठ से बोला जाता है पा वर्ग। फिलहाल इस क्वेश्चन का हमें देखना है कि राइट आंसर कौन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। का वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, ङ। इसी प्रकार का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग के उच्चारण स्थान यही हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा तालु। क्या होगा? तालु। अब बताइए, या बोलिए आप लोग। या बोलने से हमारा दंत से कोई स्पर्श कर रहा है? नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसलिए या नहीं सही होगा। कंठ बोलिए, कंठ से या बोलिए, या कंठ से आवाज़ निकल रही है? नहीं निकल रही है।
कंठ से तो या रा ला सॉरी, कंठ से तो हमारा का से लेकर का वर्ग जो है हमारा कंठ से बोला जाता है, और आ स्वर में आ और आ कंठ से बोला जाता है। ओष्ठ क्या होता है, जिन वर्णों को बोलने में हमारी जीवा ओष्ठ को टच करे, वहाँ पे ओष्ठ, या बोलिए देखिए ओष्ठ को टच कर रहा है नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, तालु। या बोलिए देखिए हमारी जीभ जो है ताल को टच करे, या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तन मन धन में कौन सा समास है? पहले आप लोग बताइए समास के कितने भेद होते हैं, समास कितने होते हैं? समास मुख्यतः 6 होते हैं। कितने होते हैं? एग्जाम में पूछता है कि कारक कितने होते हैं, कारक कितने होते हैं? कारक 8 होते हैं। समास कितने होते हैं? समास 6 होते हैं। तन मन धन, तन मन धन में कौन सा समास है? भैया तन लिखा है, ये तन, तन मन धन। अब तो बता देंगे आप इसमें कौन सा समास है। चलिए बताइए अब कौन सा समास है, आप लोग बताइए। तन मन धन लिख गया, अब बताइए इसमें कौन सा समास है। यहाँ पे बीच में और का लोप हो रहा है, यहाँ पे जहाँ पे और का लोप होता है वहाँ पे द्वंद्व समास हम लगाते हैं। कौन सा समास? द्वंद्व समास। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास जहाँ पे मैंने बताया था, जहाँ पे बीच में विग्रह करने पर है जो आए, जैसे परमानंद, परम है जो आनंद, बीच में है जो जहाँ आता है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है जो आता है वहाँ पे कर्मधारय समास। अव्ययीभाव समास, दुनिया का कोई भी शब्द ले लो, अगर उसके सामने उपसर्ग लगा है तो वह अव्ययीभाव समास होगा। द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान हो और बीच में और का लोप हो। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक जिसका पहला पद संख्यावाची हो, वह द्विगु समास होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा जाएगा द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ तालव्य वर्ड बताइए। ए तो हम बताइए कंठ से बोला जाता है। देखिए ए जो बनता है आ और ई से मिलके ए बनता है, आ और ई से मिलके ए बनता है, तो यह आ जो होता है कंठ से बोला जाता है, और ई हमारा बोला जाता है तालु से बोला जाता है। कंठ तालु से बोला जाता है, कंठ तालु। अब बताइए ए हमारा जो है आ और ई से मिलके ए बना है। आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। यह कंठ तालु से कौन बोला जाता है? यहाँ से आपको पता चल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, कंठ तालु से बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। अगर ओ और औ पूछता है तो यह कंठोष्ठ से बोला जाता है, कंठ ओष्ठ से बोला जाता है। कंठ ओष्ठ से कौन वर्ड बोले जाते हैं? ओ औ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में निश्चयवाचक सर्वनाम है, निम्नलिखित में एक निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैंने आपको पीछे बताया था कि जहाँ पे यह वह आ जाए, यह और वह आ जाए, वह निश्चयवाचक होता है। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा मोबाइल है, यह मेरा घर है, वह उसकी किताब है। जहाँ पे यह और वह आता है वहाँ पे तुरंत आप निश्चयवाचक लगा देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। आप बताइए यमुना जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक, भाववाचक? भाववाचक वहाँ होता है जहाँ पे भय, क्रोध, प्रेम होता है, वहाँ पे भाववाचक होता है। समूहवाचक जैसे बाजार हो गई, सभा हो गई, यहाँ पे जहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है वहाँ उसे समूहवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक किसी का नाम हो गया, वहाँ पे व्यक्तिवाचक, जैसे यमुना, यमुना तो है किसी का नाम, मोहन, ये क्या हो गई? ये व्यक्तिवाचक है। जातिवाचक किसी भी पूरे जाति का बोध हो, जैसे बालक, बालक बोल दिए, लड़का बोल दिए, पूरे लड़के जात का पूरा बोध हो रहा है यहाँ पे फिलहाल हमारा यमुना व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? आपका यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेंगे। कौन? अब आपसे पूछ रहा है कि स्वर, पहले आप बताइए कि हिंदी वर्णमाला में
हिंदी वर्णमाला में आप बताइए कि कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, सबको पता होगा। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं? वो होते हैं कितने? 33 होते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन कौन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन हमारे और हिंदी वर्णमाला में 4 होते हैं। आप कहेंगे कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं छत्र, त्रयी, ज्ञा और श्र, श्रमिक वाला श्र। यहाँ हमारे संयुक्त वर्ण कितने हो रहे हैं? 4। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन स्वर नहीं है। अब बताइए, यहाँ से ए आ स्वर है, ऊ भी स्वर है, ए भी स्वर है। हमारे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। और डी ऑप्शन यहाँ जो है यह स्वर नहीं है। हमने बताया कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, इसमें पूछा है कौन स्वर नहीं है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। इसमें पूछा है पुल्लिंग शब्द। मैंने यार बताया था कि पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द पहचानने में सबसे आसान ट्रिक है कि उसको अपने ऊपर प्रयोग करो। जो ऑप्शन है ऑप्शन को लेकर चलो। घास, अब बताइए, घास हरी है, घास लंबी है, घास बहुत सुंदर है। मतलब यहाँ पे जब लंबा लंबी अच्छी है, हरी है, तो वहाँ हरी आ रही है तो वह फीमेल वॉइस निकाल रहा है। नहर, नहर बहुत लंबी है, यह भी फीमेल वॉइस। आय, आपकी आय कितनी है, ये भी फीमेल वॉइस निकाल रहा है। बे, जब आपका तीनों ऑप्शन जब फीमेल निकल रहा है तो आपका जो लास्ट आंसर बच रहा है डी, तो ये वास्तव में मेल ही होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? आपको मैंने बताया था कि पंकज शब्द दुनिया का सभी जिसका संधि विच्छेद ना हो, जिसका संधि विच्छेद ना हो, जिसका संधि विच्छेद ना हो वो रूढ़ कहलाते हैं। जिसका संधि विच्छेद हो जाए, जिसका संधि विच्छेद हो जाए वहाँ पे क्या यौगिक होता है। दुनिया का सारा बहुब्रीहि समास, दुनिया का कोई भी बहुब्रीहि समास ले लो वह योग रूढ़ होता है। यहाँ पे पंकज जो है हमारा पंकज यहाँ पे हमारा बहुब्रीहि समास है। कीचड़ में उगता है जो कमल अर्थात पंकज, कीचड़ में उगता है जो कमल अर्थात पंकज, यहाँ पे हमारा वह योग रूढ़ शब्द है। बहुब्रीहि समास योग रूढ़ शब्द होते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा बी चला जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आप लोग बताइए कि उपसर्ग बताइए, यह शब्द के आगे लगता है या पीछे? तो आप कहेंगे सर उपसर्ग आगे लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? उपसर्ग आगे लगता है। और प्रत्यय कहाँ लगता है? प्रत्यय, यह प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे लगता है। तो आप बताइए संस्कार में कौन सा उपसर्ग लगा है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, सन लगा है। संस्कार में सन लगा है उपसर्ग हमारा। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? चलिए बताइए आप लोग, कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों से देखी घटना है। क्या आपको यह शुद्ध लग रहा है? थोड़ा थोड़ा लग रहा है। यह आंखों देखी घटना है, यह तो एकदम राइट लग रहा है हमें। यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है। अरे भैया, आंखें से देख रहे हो तो इसमें द्वारा क्या जरूरत है? यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। देख रहे हो तो उसमें सुनने की आंख से सुनते हो? नहीं, ये भी नहीं सही है। हमारा यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन बी लग रहा है, यह आंखों देखी घटना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मैंने आपको बताया था जहाँ पे वाक्य के बीच में कहाँ क्या कैसे आ जाए, कहाँ क्या कैसे आ जाए, वहाँ पे आपको तुरंत प्रश्नवाचक लगा देना है। आपको कुछ नहीं ढूंढना, इसमें ढूंढिए कि यहाँ पे किसी में क्या क्यों कैसे लग रहा है। यहाँ पे ए हम पूरा गलत हो गया था, ये यहाँ नहीं है। सीता जानती है, यहाँ पे बताइए आप क्यों यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन में क्यों? मैंने कहा कहाँ क्या क्यों, कहा कहाँ क्यों
कैसे जब आता है बीच में तो वहाँ पे तुरंत आपको प्रश्नवाचक लगाना है, यह आगे आए या पीछे। क्यों कैसे आगे आए पीछे, जहाँ पे आता है वहाँ पे प्रश्नवाचक होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वार्थ शब्द का विलोम होगा, स्वार्थ शब्द का विलोम होगा। चलिए बताइए स्वार्थ शब्द का विलोम यहाँ क्या है? परमार्थ, निस्वार्थ, परोपकार, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। स्वार्थ शब्द का विलोम क्या होता है? निस्वार्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से बादल का पर्यायवाची नहीं है, बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलद, जलद तो बादल का होता है, मेघ भी बादल का होता है, जलद भी बादल का होता है, लेकिन यहाँ पे वारिद जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है। जब आपको लग रहा है, तीन ऑप्शन मिल गए हैं, ये तीनों जब आपके लग रहे हैं कि ये बादल के पर्यायवाची हैं, जब आपको जलद, मेघ, जलद जब ये बादल के पर्यायवाची हैं तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, उसके लिए शब्द बताइए। आगंतुक, अभ्यागत, अतिथि, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे फिलहाल क्वेश्चन आपका राइट आंसर सी है, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं हो रहा है। अतिथि, यहाँ पे अतिथि अब बता के घर पे आते हैं, सबके घर पे अतिथि बता के आते हैं कि मैं आज आऊँगा, इसलिए बताते हैं अरे भाई मैं आ रहा हूँ, कुछ पकवान वकवान बने। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। अब अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती, निश्चित नहीं होती, उसे अतिथि बोलते हैं। चलिए फिलहाल क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। मुट्ठी में करना मुहावरे का सही अर्थ है। मुट्ठी में करना अर्थात अपने वश में करना। ऑप्शन नंबर बी सही है, अपने वश में करना। 17 का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निडर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, मैंने अभी आपको पीछे बताया है कि जो आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। आगे लगने वाले को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। चलिए इसमें बताइए। डर, नी देखिए, नी कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। और उपसर्ग निकालने के बाद पीछे जो वर्ड शब्द बचता है उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। डर निकल रहा है ना, डर बच रहा है, उसका मतलब कुछ है। डर मतलब डर जाना यहाँ पे, इसलिए जो उपसर्ग होगा हमारा नी होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। जहाँ अनेक नदियों का मिलन होता है कहलाता है। आपको कहीं आपको संगम दिख रहा है? हाँ, हम जहाँ पे सभी नदियों का मिलन होता है वहाँ पे क्या होता है? संगम होता है। नहीं कहते हैं गंगा यमुना नदी का संगम हुआ है, इलाहाबाद में हुआ है ना नदियों का संगम, वहाँ पे संगम होगा। जहाँ पे नदियों का मिलन होता है उसे क्या कहते हैं? संगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञान शब्द का विलोम बनने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाना है? बताइए, ज्ञान शब्द का विलोम बनाना है। ज्ञान का विलोम शब्द क्या होता है? आप पहले ये बताइए। ज्ञान का विलोम शब्द होगा अज्ञान। जिसके पास ज्ञान ना हो, ज्ञान का विलोम क्या होगा? अज्ञान। आप देखिए इसमें कह रहा है अब उपसर्ग विलोम जो हो गया उसके उपसर्ग क्या है? ज्ञान का विलोम हो गया अज्ञान। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? आ उपसर्ग लगा है। आ इसमें फिलहाल क्वेश्चन नंबर सी में दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है कि आ है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। जो आँखों के सामने का हो कहलाता है। जो आँखों के सामने हो कहलाता है। प्रत्यक्ष, प्रमाणित, परोक्ष, दृष्टव्य। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रत्यक्ष, जो हमारे आँख के सामने हो वह प्रत्यक्ष कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कौशल का रूप है। भाषा कौशल में देखिए भाई, बोलना भी होता है, सुनना भी होता है, लिखना पढ़ना, ये भाषा कौशल में सब आता है। पढ़ना लिखना सुनना बोलना सब भाषा कौशल में आता है। इसलिए यहाँ पे हमारा दोनों ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 23। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। महावत लोग जो है हाथी पे बैठते हैं, उस आसन पे बैठते हैं, हाथी के पीठ पे जो बना रहता है उसे क्या कहते हैं?
उसे हौदा कहते हैं दोस्तों, हौदा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो हाथी के पीठ पे रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम? हौदा। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण का सही संधि विच्छेद बार बार एग्जाम में पूछा है। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होता है? उच्च धन चारण, उत धन चारण, उच्च धन चारण, उत धन चारण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है उच्चारण का संधि विच्छेद। यह सीटेट में भी पूछा है, सीटेट में भी पूछा है और यूपी टेट में भी पूछा है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछा है, टीजीटी में भी पूछा है, टीजीटी पीजीटी में। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बढ़ते रहिए आप लोग, आगे हमसे जुड़े रहिए, यहाँ पे आपका बहुत ही लाभ होगा। मैं आपको यहाँ गारंटी देता हूँ कि आपका हिंदी में टेट सीटेट में 30 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी से 30 क्वेश्चन आते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपके 26 से 27 प्लस तो क्वेश्चन आपके सही तो होने ही होने हैं। 27 तो आपके कंफर्म है, उसके आगे भी आपके हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं, कोई भी एग्ज़ाम ले लो जिसमें हिंदी पूछी जा रही है उसमें आप 27 प्लस करके आएंगे। जितना पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन है तो उसमें 27 प्लस करके आएंगे। चलिए इसको देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। दो वर्डों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? मैं आपको पीछे संधि की ट्रिक पढ़ाया हूँ, उसमें मैंने बताया था दो वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। यथोचित में कौन सा समास है? बताइए कि समास कितने होते हैं? समास कितने होते हैं? समास कितने? हमारे समास 6 होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है हिंदी में कितने समास होते हैं? समास 6 होते हैं। कर्मधारय समास क्या होता है? जिसमें मैंने बताया जिसका विग्रह करने पर बीच में है जो आता है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। अव्ययी भाव समास दुनिया का कोई भी शब्द ले लो, अगर उसमें उपसर्ग लगा है, उसके आगे उपसर्ग लगा है, उसे क्या हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। देखिए यथोचित में आगे यथो उपसर्ग लगा है ना, यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर अव्ययी भाव समास होगा। बहुब्रीहि समास जिसका कोई पद प्रधान ना हो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? मुख्य क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, सकर्मक क्रिया। मैंने अभी आपको बताया था शब्द के कितने कि कर्म के आधार पर शब्द के आधार पर कर्म के कितने भेद हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 2 होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अभी दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, 2 भेद होते हैं। अब यहाँ पे बताइए चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? अब हम चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम फिर रहे हैं, हम खेल रहे हैं, इसमें कोई वर्क हो रहा है? नहीं हो रहा है। पढ़ना चलना फिरना दौड़ने में कोई क्रिया कोई वर्क नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अकर्मक क्रिया जहाँ पे कर्म ना हो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है, जहाँ पे वर्क हो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। जैसे मैं गेहूँ पिसवाता हूँ तो यहाँ पे कौन सी सकर्मक क्रिया हो जाएगी? क्योंकि वहाँ पे काम हो रहा है। मैं कपड़ा धुलता हूँ, कपड़ा धुल रहा हूँ, वहाँ भी वर्क हो रहा है तो वहाँ सकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ पे चलना दौड़ना फिरना में वर्क नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है, बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? पूछा है कौन सा युग्म गलत है। अवधि हमारी कहाँ बोली जाती है? पूर्वी हिंदी में बोली जाती है, ये तो क्वेश्चन सही है, हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ब्रज भाषा ये भी पश्चिमी हिंदी की बोली है। खड़ी बोली ये भी पश्चिमी हिंदी की बोली है, लेकिन भोजपुरी हमारी पूर्वांचल की बोली है, पूर्वी हिंदी की नहीं बोली है, ये पूर्वांचल की प्रमुख बोली है, पूर्वांचल की प्रमुख बोली है, पूर्वांचल की प्रमुख बोली है। फिलहाल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह पूछा है कि कौन सा युग्म गलत है। भोजपुरी पूर्वांचल में बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवन बहुछाए में कौन सा अलंकार है? पहले आप बताइए कि कौन सा अलंकार है। यहाँ पे
अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। चलिए, अनुप्रास अलंकार यहाँ पे है। अनुप्रास अलंकार कहाँ पे होता है? जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति जहाँ पे होगी वहाँ पे अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार जहाँ पे शब्दों की आवृत्ति होगी, और उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पे आ जाए बीच में, जन जानू मन मान जनहु मनहु जान पड़ता है, जैसे बीच में आ गया जनु जानो आ गया, बीच में मनु मानो आ गया, वहाँ पे आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लगाना है। रूपक अलंकार जहाँ पे उपमेय में उपमान का आभेद आरोप किया जाए वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। यहाँ पे देखिए आपकी ता 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 का, यहाँ पे का वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ए सही है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम छंद की चर्चा किस वेद में मिलती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। छंद की चर्चा किस वेद में मिलती है? ऋग्वेद में। आप लोग रट लीजिए इसे, ऋग्वेद में मिलती है। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हमने 35 क्वेश्चन लिए हैं, इसमें 35 क्वेश्चन लिए हैं। चलिए, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। आप बताइए कि दोहा का उल्टा पूछ रहा है ना, दोहा का उल्टा आपको मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, दोहा का उल्टा सोरठा होता है। दोहा में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में जो है 13 मात्राएं होती हैं। कितनी? 13 मात्राएं होती हैं, तथा द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। कितनी? 11 मात्राएं होती हैं। और दोहा का उल्टा जब सोरठा हो रहा है तो सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती है। नोट कर लीजिए, आप लोग कहेंगे सॉरी, सोरठा के प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ में द्वितीय और चतुर्थ में क्या कितना 13 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे 11 है दोस्तों, 11 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं सोरठा में। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा आ जाएगा, दोहा का विपरीत कौन होता है? सोरठा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? यह आपका यूपी टेट में पूछा, यूपी टेट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? बिहारी दास ने किया है, बिहारी ने किया है यहाँ पे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। तोते की तरह आंख फेरने का अर्थ है, तोते की तरह आंख फेरने का अर्थ है कि पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, किसी रोग से पूरी तरह ग्रस्त होना, दोस्त के साथ विश्वासघात करना, बिना सोचे समझे निर्णय लेना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही लग रहा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। तोते की तरह आंख फेर लेना का अर्थ है कि पुराने संबंधों को भुला देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अब बताइए कि देशज शब्द नहीं है। ये देखिए, डिबरी हमारे गांव में बोली जाती है, गांव की बोली है, तो यह देशज है। पगड़ी है, पगड़ी है, बगड़ी नहीं है यहाँ पे दोस्तों, पगड़ी है। पगड़ी भी हमारे ही यहाँ की बोली है, गांव में बोली जाती है पगड़ी। ढोल भी हमारे यहाँ की भाषा है, लेकिन पुष्कर हमारे यहाँ की नहीं है, यह विदेशज भाषा है। फिलहाल इस क्वेश्चन का पूछ रहा है कि देशज नहीं है, तो यहाँ पे पुष्कर फिलहाल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रज्वलित, बिल्कुल गलत। समुज्ज्वल, ये भी गलत। समुज्ज्वल, ये भी गलत। यहाँ पे फिलहाल हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है उज्ज्वल। उज्ज्वल हमारा राइट आंसर होता है, जिसमें आधा जा 2 बार आता है। सॉरी, उज्ज्वल हमारा राइट आंसर, एक सेकेंड, उज्ज्वल हमारा यहाँ पे इस तरह होता है, उज्ज्वल इस तरह से राइट होता है। पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी का शब्द बताइए। चलिए बताइए, हमारा यहाँ पे उज्ज्वल सही होगा, यहाँ पे मैं गलत टाइप हो गया, यहाँ पे उज्ज्वल सही है।
उज्ज्वल इस तरह से रहेगा, ऑप्शन में आप लोग लिख लीजिएगा, उज्ज्वल इस तरह से रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। आपको यहाँ पे डेली आपको 30 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन में लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आज आपको मैंने यहाँ पे 35 क्वेश्चन कराए हैं। चलिए हमारा वीडियो आप लोग देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।